अव्यायाम के बदले पहले आपको बताना चाहूंगा अति व्यायाम। डॉक्टर, मुझे मैराथन दौड़ना है। एट द एज ऑफ 46 अचानक हमारे मन में आता है कि मैं मैराथन दौड़ूं, एंड विदाउट एनी ट्रेनिंग आई स्टार्ट रनिंग। दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना और वो भी गलत तरीके से करना, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और नी जॉइंट के लिए स्पेशली इट इज नॉट करेक्ट। वेट बेरिंग अलग अलग जो एक्सरसाइजेस है, फॉर एग्जांपल रनिंग, फॉर एग्जांपल वॉकिंग, एक्सेसिव वॉकिंग, इट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। सो अगर हम एक नहीं नहीं डॉक्टर, पर मुझे अच्छा लगता है रनिंग, नो प्रॉब्लम। प्रॉपर वार्म अप और प्रॉपर स्ट्रेचिंग, मतलब बिफोर रनिंग प्रॉपर वार्म अप और आफ्टर रनिंग स्ट्रेचिंग, प्रॉपर स्ट्रेचिंग अगर आप करते हो तो ही आप ये इस तरह के रनिंग या एक्सेसिव वॉकिंग कर सकते हो। अदरवाइज द आंसर इज नो। और बहुत ज्यादा आप दूसरा जो देखो वो है अपतर्पणात्। अपतर्पण का मतलब है एक्सेसिव फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक अलग ही ऐप आया हुआ है, आप देख सकते हो। ये जो ऐप है, या इसके हिसाब से अगर आप फास्टिंग करना चाहो तो इट इज नॉट करेक्ट। आप नजदीकी वैद्य से सलाह लो। नहीं तो मैं आपको एक एकदम सिंपल चीज बताता हूं। आपके घर में काला निर्णय करके कैलेंडर होगा, वहां पे जब जब एकादशी ये आपको दिखती है, वो आप उसे मार्क करो। सिर्फ एकादशी करना चालू करो। एकादशी मतलब दुप्पट खाशी नहीं। एकादशी का मतलब है कम खाना या न खाना, अल्पाशन या अशन। अशन का मतलब कुछ भी नहीं खाना। एक अन्न काल, एकादशी का एक अन्न काल आप कुछ भी न खाए। दोपहर के खाने के बाद रात का खाना पूरा स्किप करे, और दोपहर के खाने में एकदम हल्का साधा खाना रखे। हल्का खाना क्या क्या खा सकते हैं हम लोग? तो आपको मालूम है धान की लावा, या लक्ष्मी पूजन के वक्त हम लोग लाया रखते हैं। ये जो धान की लावा है, तांदळाचा लाया इन मराठी इट इज सेड, तो ये हम खा सकते हैं। छाछ पी सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं। आप छाछ और ये जो धान की लावा है, ये एक साथ मिक्स करके भी खा सकते हो। ये खाना, और रात के खाने में कुछ भी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा गर्म पानी पीना। और गर्म पानी वो भी 1 लीटर नहीं। गर्म पानी की मतलब 2 लीटर, 1 1 लीटर की 2 बॉटल रखी और मैं आते जाते वक्त पी रहा हूं, नहीं। गर्म पानी भी पीना है, पर आचमन करके पीना है। आचमन आपको तो पता है, मतलब सिर्फ 1 चम्मच पानी लो और हाथ में लेके उसका प्राशन करो। इस तरह से अगर आप करते हो तो शरीरस्थ जो अग्नि है, अग्नि का मतलब है पचन शक्ति, ये जो होगी उसको विश्राम मिलेगा। उसको विश्राम मिलने के बाद उसकी ताकत बढ़ती है। एक ब्यूटीफुल थिंग है ये आयुर्वेद शास्त्र में। हमें हमेशा लगता है कि कुछ चीजें देने के बाद ही हमें शक्ति आएगी। मैं दूध पीऊं, मैं च्यवनप्राश खाऊं, मैं एग्स खाऊं, वाई खाऊं, मैं फ्रूट्स खाऊं, मैं अलग अलग स्प्राउट्स खाऊं, तो ही मुझे ताकत आएगी। आयुर्वेद कहता है लंघन करने से भी ताकत आ सकती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो शास्त्रोक्त लंघन होना चाहिए। तो जो सभी स्वस्थ व्यक्ति है उनके लिए मैं एक आज नुस्खा बता देता हूं। हर एकादशी में दोपहर को आप धान की लावा, और शाम को कुछ भी नहीं, सिर्फ गर्म पानी, इतना करना चालू करें। आप 10 दिन में मुझे कहोगी कि मेरे चेहरे पे थोड़ी सी सूजन आती थी सुबह उठने के बाद, या मैं रात को सोकर सुबह उठता हूं तो मेरे पाँव में थोड़ी सी हल्की सूजन रहती थी। डॉक्टर अभी वो है ही नहीं। मेरा वजन 2.5 किलो कम हो गया, पर मेरा उत्साह बढ़ गया सिर्फ एकादशी करके। इतने सब गुण आपको मिल सकते हैं केवल लंघन से। पर लंघन शास्त्रोक्त करे। अगर ये करने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो नजदीकी वैद्य से सलाह लो कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं।
आपके अग्नि के अनुसार और लाइफ स्टाइल के अनुसार, दिनचर्या के अनुसार कुछ व्याधि हो तो व्याधि के अनुसार वह आपको लंघन बताएंगे। लंघन का मतलब लघुवशन भी है, मतलब लघु आहार, हल्का आहार, वो भी कैसे खाना है और क्या नहीं करना है वो भी आपको वो बता देंगे। नेक्स्ट है व्यायामात अपतर्पणात प्रपतनात्। तीसरा जो हम लोग चित्र देख रहे हैं, वो गिर गया आदमी तो फ्रैक्चर होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अबाउट द एज ऑफ 50, 55 ऐसे फ्रैक्चर हो सकता है। क्यों होता है ये? एक सिंपल भाषा में मैं कहना चाहूंगा कि एक विटामिन डी करके स्रोत होता है, जिसकी वजह से शरीर के मसल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बैलेंस अच्छी तरह से कर सकते हैं। बैलेंसिंग जो एक्ट है वो अच्छी तरह से हो सकता है अगर वो विटामिन डी अच्छी तरह से हो हमारे इसमें। तो बहुत बार अबाउ 60, अबाउ 70 आपने सुना भी होगा आसपास में भी कि 70 ईयर्स की आजी है, वो गिर गई, सुबह बाथरूम में जाते वक्त गिर गए। ये 75 ओल्ड जो आजोबा थे वो गिर गए। इस तरह से ये क्यों होता है? ये मेनली विटामिन डी डेफिशिएंसी से होता है। तो ये चेक करने के लिए आप मतलब हर 1 साल में आप ये सब चेक भी करें, उसका बहुत फायदा होगा आपको। ये करने के बाद प्रपतनात् मतलब गिरने की संभावना कम हो जाती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे की बात है वो जागरात। बहुत ज्यादा देर तक मैं टीवी देखता हूं, मैं रात को 1-1:30 बजे सोता हूं, मैं रात को 12:30 बजे सोती हूँ। डॉक्टर आपको क्या मालूम, मेरे घर में इतना काम रहता है, आपको आप नहीं समझोगे, बच्चों का सबका करना है और 12:30 बजे उसके पहले मैं सो नहीं सकती, ऐसे कहा जाता है। नो प्रॉब्लम, आप डॉक्टर का बिल भर सकते हो। इफ द आंसर इज यस, इट इज वेरी सिंपल, तो आप डॉक्टर के बिल भरना। पर डॉक्टर के बिल भरने के बाद भी हमें आरोग्य नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम है। आप ये समझ लीजिए कि मैं अच्छे से अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाता हूं या जाती हूं, पर फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ या मैं हूं। ठीक होने के लिए आपको उस व्याधि से छुटकारा पाने के लिए आपकी लाइफ स्टाइल ही सुधारनी पड़ेगी। ये लाइफस्टाइल ओरिएंटेड जो डिसीज है, आप कुछ भी करो, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, पर देयर इज नो वे आउट। आपको ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं मिलेगा जिससे आपको आरोग्य मिलेगा। आपकी ब्लड शुगर लेवल ठीक हो सकती है मेडिसिन से, पर आपका डायबिटीज नहीं जा सकता मेडिसिन से। आपकी शुगर की लेवल कंट्रोल हो सकती है, वजन थोड़ा कम हो सकता है, पर आप फिट नहीं हो सकते मेडिसिन से। अगर आपको फिट होना है, हेल्दी होना है, निरोगी होना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी ही पड़ेगी। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, ये करना ही होगा। ब्राह्म मुहूर्त पे आप सभी को उठना ही पड़ेगा और देयर इज नो वे आउट। आप सोचो भी मत, आप किसी से पूछो भी मत कि ऐसा कोई शॉर्टकट है क्या, कि ऐसी कोई गोली है क्या जिससे मैं हेल्दी बनूं। द आंसर इज नो। ना च्यवनप्राश, ना गुडुची, ना कोई मल्टीविटामिन की टैबलेट आपको ठीक करेगी। हाँ, आपको 1 घंटे का योगा जरूर ठीक कर सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जागरात, जागरात से क्या होता है? रात को अगर आप बहुत देर से सोते हो तो होता है ऐसा, शरीर में रुक्ष गुण बढ़ जाता है। रुक्ष ड्राइनेस बढ़ने की वजह से मेनली जॉइंट्स में भी ड्राइनेस बढ़ जाता है। वहां का जो साइनोवियल फ्लूइड है या वहां का जो लुब्रिकेशन है वो कम होने लगता है। ये कम होने की वजह से फिर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी अलग अलग बीमारियां होती है, जिसमें वहां का फ्रिक्शन बढ़ने लगता है। तो ये वंगण, लुब्रिकेशन या ऑयल जो है जॉइंट कैप्सूल में, वो कम ना हो, इसके लिए टाइम पे सोना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे जो केमिकल चेंजेस होते हैं इन सभी में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस सब की हमें जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना जान ले कि हम जागरात, अति जागरण ना करें। आजकल तो कोई भी
मोबाइल देखे बिना नहीं सोता, पर हम ऐसा करके देख सकते हैं कि सोने से पहले आधा घंटा, पहले कुछ दिन, 1 महीने के लिए सोने से पहले, समझो आप 10 बजे सोते हो या 11 बजे सोते हो, तो 10 साढ़े 10 बजे के बाद मोबाइल देखना बंद करें। 1 हफ्ता 2 हफ्ता होने के बाद 1 घंटे पहले मोबाइल देखना हम बंद कर देंगे। मोबाइल का मतलब मोबाइल और कंप्यूटर दोनों, नहीं तो ऐसा हो जाता है कि ठीक है मैं लैपटॉप पे देख लूं व्हाट्सएप, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये सभी स्क्रीन्स सभी बंद करने चाहिए, क्योंकि उसका जो मंद ब्लू कलर का लाइट होता है, जिसकी जो हमें बार बार प्रवृत्त करता है कि हम जगे रहे, और वो थोड़ा सा नर्वसनेस लाने का भी कारण है। इसीलिए इन सब से थोड़ा दूर होना चाहिए। धीरे धीरे हम हो सकते हैं, हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते ये चीजें। आप मोबाइल अवॉइड कर ही नहीं सकते, एंड दैट इज ओके। अभी आमिर खान कह रहा है, अभी 2 हफ्ते पहले उसकी एक इंटरव्यू आई थी, उसमें उसने कहा था कि अभी मैंने मोबाइल से छुटकारा पा लिया है, मैं मोबाइल यूज ही नहीं करता। बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। वो रोल्स रॉयस में घूमता है, वो कहता है कि नहीं मैं मोबाइल देखता ही नहीं। पर मोबाइल का सबसे अच्छा उपयोग जिसने किया उसका नाम है सोनू सूद, जिसने बहुत ही अच्छी तरह से लोगों को मदद भी की। तो ये टेक्नोलॉजी होती है, जिसे हम पॉजिटिवली यूज करें तो फायदा ही है, निगेटिवली यूज करें तो वो राक्षस है। नेक्स्ट हेतु पे मैं जाऊंगा, नेक्स्ट कॉज पे, एंड दैट इज अतिशीतः। बहुत ठंड, बहुत ठंडा खाना, बहुत ज्यादा ठंडी में रहना। ठंडी में रहने का मतलब कृत्रिम ठंडी में, मतलब बहुत ज्यादा देर तक एसी में रहना, बिल्कुल एसी बंद ही नहीं करना, या उस वक्त बाकी कोई भी हम केयर नहीं ले, अगर एसी में है और बाकी कोई भी केयर ना ले, खाने में केयर ना ले, एक्सरसाइज में केयर ना ले, तो हमें उस एसी के दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है एक्सेसिव ठंड हाँ ना रहे, कृत्रिम एक्सेसिव ठंड ना रहे, ये हमें देखना ही पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठंडा खाने से भी शरीरस्थ वायु बढ़ जाता है, उसमें रुक्षता बढ़ जाती है, शीतता बढ़ जाती है, ठंडापन बढ़ जाता है, जिससे वापस स्निग्ध गुण और उष्ण गुण कम हो जाते हैं, और इसकी वजह से वहां का वापस साइनोवियल फ्लूइड ये कम होने लगता है। ठंडा खाने से भी शरीरस्थ जो धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातु है, उसमें प्रॉब्लम आने लगता है। इसीलिए ज्यादा ठंड, जागरात, प्रपतनात, अव्यायामात या अति व्यायामात, और अपतर्पणात मतलब गलत तरीके से किया गया फास्टिंग, इन सभी चीजों से हमारा संधिगत वात ये बढ़ जाता है। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी मेनली आती है, वो है प्रपतनात मतलब गिरने की वजह से। बाकी जो है वो क्रियात्मक विकृतियां रहती है, मतलब उसमें आपको फ्रैक्चर नहीं दिखाई देगा, उसमें आपको लिगामेंट टेयर या इंस्टेबिलिटी ऑफ लिगामेंट नहीं दिखाई देगी, परंतु वहां की जो क्रियाएं हैं, वहां की जो फिजियोलॉजी है, वो बिगड़ जाती है। वो किसी एक्सरे में या किसी ब्लड टेस्ट में नहीं आती, पर फिर भी आपको डिस्कम्फर्ट होता है। ये जो एक्सरे में नहीं आती, इसका मतलब वो डिस्कम्फर्ट नहीं है, ऐसा नहीं। नजदीकी किसी भी डॉक्टर को आप पूछ सकते हो, जो अच्छी तरह से एग्जामिन करके, परीक्षण करके आपको बता सकता है कि क्या तकलीफें हैं। वापस मैं एक कहना चाहूंगा, डॉक्टर हूं फिर भी कहना चाहूंगा, और वो है कोई भी डॉक्टर आपको हेल्दी नहीं बना सकता। आपके व्याधि में वो व्याधि दूर करने के लिए थोड़ा बहुत प्रयत्न कर सकता है, पर कोई भी डॉक्टर आपको हेल्दी आपको खुद बनना होगा। ये लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीज है, जिसमें हेल्थ ये हमें खुद को गेन करनी पड़ती है, और वो पहली चीज है उसके लिए, वो है डिसिप्लिन। आपका सुबह शायद योग का क्लास 6 बजे है, तो सबसे पहले 6 बजे अगर आप वो अटेंड करते हो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डेली रेजिम
डेली रूटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो डिसिप्लिन होता है, वो अगर आप उसका पालन करो तो उस आपको काफी फायदा होगा। मराठी में एक बहुत ही अच्छा वर्ड है उसके लिए, नेमस्त। वो मैं बहुत बार कहता हूं कि आदमी अगर नेमस्त है तो उसको बहुत कम प्रॉब्लम्स आते हैं, मेनली रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू मेनी थिंग्स, पर मेनली हम हेल्थ के बारे में बोल रहे हैं। प्रपतनात भंगात क्षयात जागरात वेगानाम च विधारणात, वेगानाम च विधारणात मतलब मल हो, मूत्र वेग हो, या छींक आना हो, या इस तरह के 14 वेग बताए गए हैं, संवेग हम उसे कह सकते हैं। ये जो वेग होते हैं, अगर उनको उसका आपने दमन किया, उसको आपने अड़ाया, और हमें जब टाइम है उस वक्त हमने उसको उदीरित किया या प्रकोपित किया, तो अलग अलग व्याधि होते हैं, उसमें संधिगत वात ये प्रधान है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। कैशियर है, वो आपके सामने बैठा है और बहुत बड़ी लंबी लाइन है उसके आगे, और उसे यूरिनेशन की भावना होती है, वो जा नहीं सकता। ये बार बार अगर होने लगा उसके साथ, तो धीरे 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 उसे अलग अलग वात व्याधि हो सकते हैं। स्ट्रोक का पेशेंट है, या पैरालिसिस कहते हैं जिसे, इसमें अगर आप हिस्ट्री लो तो वेगानाम विधारणात ये हिस्ट्री आपको मिलती है। मेनली ब्लड प्रेशर का रीजन वेग विधारण है, और उसके लिए हम सिर्फ दवाई देते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं, सिर्फ नमक कम करने के लिए कहते हैं, या सिर्फ वजन कम करने के लिए कहते हैं। पर आप जब अच्छी तरह से उसे पूछे तो वो कहता है, हाँ डॉक्टर, यूरिनेशन की भावना तो होती है पर मुझे जाने के लिए टाइम नहीं रहता। इसके लिए आपको कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही होगा। बार बार अगर ये होने लगा तो आपके आरोग्य के लिए ये हानिकारक है। घुटनों की घुटने घिस जाना, ये क्या होता है ये मैं बताना चाहूंगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये हम ऊपर से देख रहे हैं, ये हम नी जॉइंट ऊपर से देख रहे हैं। ये हम जो देख रहे हैं वो जो सेमिल्यूनार कार्टिलेज है, सेमिल्यूनार मतलब अर्धचंद्राकृति, ये जो अर्धचंद्राकृति कार्टिलेज है, कार्टिलेज का मतलब ना बोन ना मसल, उसके बीच का स्ट्रक्चर वो थोड़ा सा नरम रहता है, पर मसल इतना नरम नहीं, थोड़ा सा हार्ड रहता है, पर बोन इतना हार्ड नहीं। ये जो सेमिल्यूनार कार्टिलेज है, ये घुटने के बीच में ऐसा प्लेस किया हुआ है। क्यों है ये? बोन इज अ न्यूरोवेस्कुलर ऑर्गन। न्यूरोवेस्कुलर का मतलब ऐसा है कि उसमें बहुत सारी नर्व्स भी होती है और वेसल्स भी, ब्लड वेसल्स भी ऐसे नजदीक नजदीक रहते हैं। तो अगर दो बोन एक साथ घिस जाते हैं तो हमारे आंखों में पानी आएगा, इतना पेन होता है। ये दो बोन एक के ऊपर दूसरा ना घिसे, इसीलिए शरीर में बीच में जो रखा जाता है उसे कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज, वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होता, परंतु वह उसका पोषण जो है वो साइनोवियल फ्लूइड या वंगण या लुब्रिकेशन से होता है। आप समझ लो। आपको बहुत ज्यादा ऐसा कठिन नहीं लग रहा है ना, कि लग रहा है? ठीक है ना मैडम, कोई प्रॉब्लम? Yes, yes, continue. ओके। It's perfect. तो ये जो सेमिल्यूनार कार्टिलेज है वह फ्रिक्शन कम करता है। जैसे आपके गाड़ी में एक शॉक एब्जॉर्बर है, तो गाड़ी का जो शॉक एब्जॉर्बर होता है वो क्या करता है, अगर गाड़ी जाती है, बम्प करती है, तो वह शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है। जितना अच्छा शॉक एब्जॉर्बर उतनी गाड़ी महंगी होती है। ठीक है? तो उसी तरह से हमारे शॉक एब्जॉर्बर को हम उसका मेंटेनेंस करते हैं क्या, ये आप जान लो। ये है वो शॉक एब्जॉर्बर जिसकी वजह से ये घुटना नहीं घिसता। जैसे ही ये शॉक एब्जॉर्बर खराब होने लगे तो उसे कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस।
आपके वय के अनुसार, आपकी आयु के अनुसार घिसने वाला नी जॉइंट, ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो उसका पोषण बढ़ाना होगा, लुब्रिकेशन वहां का बढ़ाना होगा। दूसरी बात, वहां का शॉक एब्जॉर्बर कम करके, एब्सॉर्प्शन कम करके ऐसी क्रियाएं कम करनी होगी जिससे शॉक बढ़ता है। वेट बेरिंग, एग्जाम्पल रनिंग, एग्जाम्पल एक्सेसिव वॉकिंग। नी जॉइंट पेन का पेशेंट आपके पास आए तो पहली चीज आप उसे कहना कि आप वॉक करते हो, वो कहेगा हाँ मैं 1 घंटा रोज वॉक करता हूं। वो वॉक पहले बंद करे या वो 20 मिनट 20-25 मिनट्स पे रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसके ऊपर ध्यान देना होगा। इन सभी के लिए मैं आयुर्वेद का जो मेटाबॉलिज्म है वो आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। आहार लिया हमने, उसका आहार रस में परिवर्तन होता है। आहार रस के बाद वो आगे जाके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ऐसे 7 धातु बनाता है। ये धातु बनाते वक्त जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो थोड़े 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 बाहर निकलते हैं। मेन वेस्ट प्रोडक्ट है मल, मूत्र और स्वेद, और बाकी भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसके बारे में मैं अभी जानकारी नहीं देता हूं, कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से ये मेटाबॉलिज्म होता है। सबसे पहला जो अग्नि कार्य करता है उसे कहते हैं जाठराग्नि। ये जाठराग्नि सबसे प्रधान है, सबसे इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद के अनुसार। अगर आपका जाठराग्नि बहुत ही अच्छा है तो आपको व्याधि होने की संभावना सबसे कम होती है। उसके बाद अलग अलग धातु बनते वक्त वो धातुओं की मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर लेवल की जो मेटाबॉलिज्म होती है वहां पे अलग अलग अग्नि काम करते हैं। उसे कहते हैं रस धात्वग्नि, रक्त धात्वग्नि, मांस धात्वग्नि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये मतलब मसल बनाने के लिए हमें मांस धात्वग्नि ये तैयार करना होगा या उसकी शक्ति ये बढ़ानी पड़ेगी। इस तरह से ये मेटाबॉलिज्म होता है। ये 3 प्रमुख न्याय है जिससे ये मेटाबॉलिज्म होता है। ये मैं बताना इसलिए चाहता हूं कि हम आहार लेते वक्त कौन सा सिलेक्ट करें, ये इससे समझ में आता है। पहले है क्षीरदधि न्याय। क्षीरदधि न्याय का मतलब है हमने दूध लिया, दूध से हमने बाद में दही जमा लिया, दही जमाने के बाद हमने उसको चर्न किया अच्छी तरह से, मक्खन निकाला और नीचे छाछ हो गया। ये मक्खन को हम गैस पे रखते हैं और बन जाता है घी, तुप। इसे कहते हैं क्षीर दधि न्याय। मतलब दूध से धीरे 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 अलग अलग संस्कार होते हुए घी बनना। मैंने चपाती खाई, मैंने रोटी खाई या मैंने चावल खाए, आहार हुआ, आहार रस में उसका परिवर्तन हुआ। एक एक धातुओं के अग्नि से रस, रक्त, मांस ऐसे धीरे धीरे बनते गए। ऐसे ये चावल से होता गया है धीरे धीरे धीरे। इसे कहते हैं क्षीरदधि न्याय। ऐसे कुछ शरीर में ऐसे कुछ द्रव्य है या ऐसे कुछ डायटरी प्रोडक्ट्स है जो इस तरह से काम करते हैं। जो रोज के आहारीय द्रव्य है, इससे इस तरह से क्षीरदधि न्याय से हमारे सप्त धातु बनते हैं। दूसरा है केदार कुल्या न्याय। इसमें ऐसा है कि पानी डाला जाता है। आप देख सकते हो ये जो है खेत है और वहां पे अलग अलग पानी पानी के होल्स ऐसे दिखाई देते हैं आपको। जो पानी का स्रोत है वहां से जो नजदीक होल होगा उसे पहले पानी मिलेगा, बाद में ये आगे आगे पानी जाएगा। बराबर, इसे कहते हैं केदार कुल्या न्याय। मतलब जो खेत है, खलिहान है, उसके बीच में पानी किस तरह से जाता है उसी प्रकार से हमारे शरीर के अलग अलग धातु बनते हैं। कुछ आहारीय द्रव्य ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल से बादाम है तो वो पहले आपने खाने के बाद पहले वो रस धातु को सबसे अच्छा बना सकता है, बाद में वो रक्त के ऊपर जाएगा, ऐसे करके धीरे धीरे वो शुक्र धातु की तरफ जाता है। पर
ये जो है इसे कहते हैं खले कपोत न्याय। खले मतलब खड़, एक खेत ही समझ लीजिए। कपोत मतलब कबूतर। आपने थोड़ा सा धान्य रख दिया, गेहूं रख दिए ऐसे, और आप बाजू में चले गए, अलग अलग जगहों से कबूतर आते हैं और वो अपना दाना चुन लेते हैं। कुछ आहारीय द्रव्य ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट शुक्र पे, डायरेक्ट मांस पे, डायरेक्ट अस्थि पे काम करने वाले होते हैं। एग्जाम्पल देता हूं। आपको ऐसा लगा कि समझो रागी है, वो अस्थि पोषक है, तो वो खले कपोत न्याय से अस्थि पोषक है, ये जान लीजिए। खाने के बाद रागी तुरंत अस्थि धातुवग्नि पे काम करती है और उससे अस्थि धातु अच्छा बनता है। ये मेन थिंग है। तो चावल जो है वो रस रक्त मांस मेद अस्थि ऐसे सप्त धातु बनाएगा, पर रागी जो होगा वो सप्त धातु तो बनेगा, पर सबसे पहला वो बनाएगा और सबसे अच्छा बनाएगा वो है अस्थि धातु। इस तरह से स्पेसिफिक धातुवर्धक चीजें होती है, स्पेसिफिक अलग अलग ये होता है। नी जॉइंट में हमें पहला दिखता है वो है स्टीफनेस, दूसरा होता है वो है पेन, तीसरा होता है वो है स्वेलिंग। अगर स्वेलिंग हो तो आप समझ लो आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। स्टीफनेस और पेन अगर हो और वो बढ़ रहा है तो हमेशा याद रखें आप उसे आपकी लाइफस्टाइल की हिसाब से बदल सकते हो। मैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के हिसाब से दो तीन सिर्फ एक्सरसाइज बताऊंगा। एक्सरसाइज तो आप आपके क्लास में कर रहे हो, मुझे उसके पीछे का सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है। वो ऐसा है, अगर मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब वहां की जो कूर्चा है वो घिस जाती है, तो सबसे पहले मुझे नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करने हैं, जिसमें मेरे शरीर का वजन मेरे घुटनों पे ना पड़े। मेरा वजन समझ लीजिए 70 केजी है, तो दोनों घुटने पे 35 केजी बढ़ेगा, बराबर आएगा। मुझे इस तरह के एक्सरसाइज करने हैं, मतलब सोकर या बैठकर मुझे ऐसे एक्सरसाइज करने हैं जिससे मेरे घुटनों को आराम मिले, एट द सेम टाइम मैं वो मसल्स पंप अप करूं। ये जो कॉर्ड्स स्ट्रेंथनिंग करके लिखा गया है वो एक्सरसाइज आप अच्छी तरह से देख लीजिए। उसमें ऐसे क्वाड्रिसेप्स करके एक मसल होता है, वो घुटने के ऊपर एंटीरियर थाई पे होता है, थाई रीजन में होता है। ये जो मसल है वो अगर हम अच्छी तरह से पंप अप करें तो वो घुटने की जो वाटी होती है, पटेला जो होता है, उसे आगे की तरफ खींचकर ऊपर की तरफ खींच लेता है। पहले आगे की तरफ खींचता है, बाद में ऊपर की तरफ खींचता है। आप जब खड़े रहते हो तो ये क्वाड्रिसेप्स मसल काम करता है। इस क्वाड्रिसेप्स मसल को आप अगर स्ट्रॉन्ग करो, उसकी स्ट्रेंथ अगर आप बढ़ाओ, तो ऑस्टियो आर्थराइटिस में फायदा होता है सिर्फ। और ये बैठकर करने वाली एक्सरसाइज है सिर्फ। इसमें दो तीन गलतियां होती है, वो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको करेक्ट ऐसे पोस्चर में बैठना है जैसे ये आदमी बैठा हुआ है, दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, आप जब पूरी तरह से स्ट्रेट करते हो ये घुटना, तो उसे पूरा स्ट्रेट नहीं करना है, थोड़ा सा फ्लेक्स रखना है, थोड़ा सा घुटने को फ्लेक्स करके रखना है। वो पूरा स्ट्रेट किया तो नहीं चलेगा। फ्लेक्स थोड़ा सा करके ऊपर की तरफ अगर हम उसे उठाते हैं, उसके बाद 1 से 10 आपको आंकड़े गिनने हैं, फिर धीरे धीरे वो नीचे करना है। तुरंत आपने उठाया और नीचे किया, उठाया और नीचे किया तो मसल कभी भी पंप अप नहीं होता। होल्ड करने के बाद मसल पंप अप होता है, ये याद रखें। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये हम जब पांव उठाए और नीचे करें तो उस वक्त आप एंकल जॉइंट को ना हिलाए। अगर एंकल जॉइंट हिलता है तो पीछे के जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है, घुटने के पीछे और नीचे लेग्स में, एंकल जो ये जो हैमस्ट्रिंग मसल होते हैं वो पंप अप होने लगते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। हमें क्वाड्रिसेप्स को पंप अप करना होगा, वहां का रक्त संवहन बढ़ाना होगा, तो ही हमारा पटेला पेन, पटेलर जो पेन है वो कम होता है। नहीं तो नी जॉइंट का पेन कम नहीं होता।
ये एक ही एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी तो चलो ठीक है सब, पर ये क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, वो मसल वो नी जॉइंट पेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पहले आप स्ट्रेट बैठो, घुटने आगे और पीछे लेना चालू करो। आगे लेने के बाद वो कंप्लीट स्ट्रेट नहीं रखना, थोड़ा सा फ्लेक्स रखना और फिर पीछे करना वापस। और ये करते वक्त एंकल जॉइंट कभी भी एंकल जॉइंट नहीं हिलाना है, वो एट रेस्ट रखना है आपको। ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब एक्सरसाइज आप कर सकते हो। एक्सरसाइज के दो तीन ही इंपॉर्टेंट चीजें एक्सरसाइज में मैं बताना चाहूंगा। मसल्स पंप अप करने हैं और लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ये एक्सरसाइज में महत्वपूर्ण है। ये करते वक्त आपका साइनोवियल फ्लूइड भी बढ़ना चाहिए, ये बात आप जान ले। और इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेट बेयरिंग एक्सरसाइज शुड बी अवॉइडेड, वो अवॉइड करने हैं। तो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज आप ना करें। डॉक्टर ये करते वक्त मैं ब्रीद कैसे करूं, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। आप एक तो नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, नहीं तो बहुत ही टेक्निकली करेक्ट करना है तो मैं आपको एक सिंपल बात बोलूंगा, बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज हो ऐसा मुझे नहीं लगता। परंतु गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, ऑपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जब भी आप आपके जॉइंट्स को यूज करो उस वक्त आपको ब्रीथ इनहेल करना है। मतलब अभी मैं पैर ऊपर उठा रहा हूं तो दैट इज अगेंस्ट ग्रेविटी, तो उस वक्त मुझे ब्रीथ लेना है, इनहेल करना है। और जब मैं पैरों को नीचे रखूं उस वक्त एक्सहेल करना है। इफ इट इज पॉसिबल ऐसे कीजिए, नहीं तो आप नॉर्मल ब्रीथ करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इस तरह से ये क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सबसे महत्वपूर्ण है, वो आप जान लीजिए। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं इसमें? मेरा घुटना दुखता है, अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रम वातः। नंबर 1 पहला रूल, अभ्यंग करो, तेल लगाओ। तेल लगाना इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी बोले कि वहां पे तेल लगाने के बाद वो अंदर जाता है क्या, फिर स्निग्धता बढ़ती है क्या, द आंसर इज यस। जो चीज आप खाने से नहीं ले सकते वो त्वचा की मार्फत आपको शक्ति वो मिल सकती है। इसीलिए आप अभ्यंग, नित्य अभ्यंग करो। आप रोज घुटनों को तेल लगाओ। घुटना 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो, आगे का घुटना, पीछे का घुटना और दोनों साइडवेज। सबसे पहले दो जो साइडवेज होंगे, मतलब मीडियल और लैटरल, उन दोनों में पहले आप क्लॉकवाइज तेल लगाना चालू करें। कितने टाइम? 100 टाइम्स, 1 2 3 इस तरह से। बाद में आगे का जो घुटना है, जो पटेला वहां पे होता है, वहां पे आप धीरे धीरे तेल लगाना चालू करें और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वहां पे तेल लगाना चालू करें। ये कितनी टाइम्स? 100 टाइम्स। फिर पीछे की बाजू में आप तेल लगाना चालू करें, वो ऊपर से नीचे आपको वो तेल लगाना है। सबसे पहले मीडियली और लैटरली, मतलब दोनों साइडवेज में 100 टाइम्स, बाद में आगे की तरफ 100 टाइम, बाद में पीछे की तरफ। डॉक्टर इन सब के लिए मुझे टाइम नहीं है, आप सीरियल देखते हो ना? आंसर इज यस, उस वक्त करो। इट इज वेरी सिंपल। मैं 5 मिनट मेरे घुटनों को अगर लाड़ प्यार से रखता हूं 10 मिनट के लिए, तो उसे भी अच्छा लगेगा। आप सोच के तो देखो, आप आपके गाड़ी के प्रति एकदम सजग रहते हो, उसका मेंटेनेंस करते हो, उसके लिए पैसा खर्च कर सकते हो। इसके लिए पैसा भी खर्च नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा तेल लेना है और वो लगाना है। इट इज वेरी सिंपल। कौन सा तेल लगाऊं? तिल ऑयल। तिल ऑयल मुझे बहुत गर्म लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोकोनट ऑयल। तिल ऑयल मुझे बहुत ठंडा लगता है, नो प्रॉब्लम, राई का तेल। ये तीनों चीजें, तीनों में से कोई भी आप तेल लगा सकते हो, आपके प्रकृति के अनुसार आप लगा सकते हो। आपके आजू बाजू मिलने वाला ही तेल लगाओ। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि ऑलिव ऑयल लगाया तो मैं एकदम अमेरिकन बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, बिल्कुल नहीं बनोगे। कोई फायदा नहीं होता ऑलिव ऑयल लगाने से। आप आपके नजदीक जो मिलता है, आपके
देश में जो उगता है वही तेल यूज करे, बाकी सब में सिर्फ पैसा जाता है और हमें लगने लगता है कि अरे वाह मुझे तो अच्छा आरोग्य मिल रहा है। किसी भी ब्रांड से आरोग्य वगैरह कुछ नहीं मिलता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभ्यंग मैं सिर्फ आज घुटने के लिए बता रहा था, इसीलिए इसके ही बारे में बोलूंगा। ये करते वक्त हमेशा याद रखे, आयुर्वेद ऐसा कहता है जो यहाँ का त्रिक संधि है सर्वाइकल, वो ऊपर के सभी संधियों का पोषण करता है। और जो कमर का त्रिक संधि है, मतलब कमर में जो तीठा मराठी में बोलते हैं, तीन ये एक साथ आते हैं, वो कमर का जो है वो नीचे के सभी संधियों को, लोअर लिम्स के सभी संधियों का पोषण करता है। इसीलिए घुटने की कोई भी बीमारी हो तो आप कमर को भी तेल लगाना चालू करें हमेशा। और हम खुद हमारे हाथों से पीछे रखकर कमर को तेल लगा सकते हैं, उसके लिए कोई नया आदमी रखने की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। आप कामत मैडम को पूछ सकते हो कि मेरे ये कंधे पीछे कैसे जाएं, और जाने के बाद आप आपके हाथों से ही तेल लगाना। आपके कमर के प्रति आपको ही सबसे ज्यादा प्यार हो सकता है, बाकी लोगों को नहीं। आपने अगर दूसरे किसी को कंपल्शन किया तो वो तीसरे दिन जोर जोर से रगड़ने लगेंगे, जिससे आपको तकलीफ हो सकती है। अभ्यंगम आचरेत जराश्रम वात, हाँ अभ्यंग करें। मैं सिर्फ इसके बारे में कहता हूं कि थोड़ा सा पसीना आए इस तरह से कुछ आप कर सकते हो तो कीजिएगा। ये स्वेदन पेटी है, पर इसका प्रयोग आप आपके घर में ना करें। आप सिर्फ हॉट वाटर फोमेंटेशन, ये एक रबर की बैग मिलती है, उसमें गर्म पानी रख के आप सेक कर सकते हो। वो सेक करने के बाद घुटने काफी हल्के हो जाते हैं, मतलब उसमें हल्कापन आने लगता है। हल्कापन का मतलब है लाइटनेस, हमें लाइट फील होने लगता है। तेल लगाकर आप नित्य स्वेदन करो तो शरीर घुटनों में पोषण बढ़ जाता है, न्यूट्रिशन बढ़ जाता है और आपको काफी फायदा उसका मिल सकता है। तो स्वेदन ये एक इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा, पंचकर्म में बहुत ही अच्छी चिकित्सा है और वो है बस्ती। गुदद्वार से, संडास की जगह से, वहां पे अलग अलग औषधियों का प्रयोग किया जाता है। पर डॉक्टर मुझे कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है ही नहीं, इट इज नॉट फॉर कॉन्स्टिपेशन। ये एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, अलग अलग मेडिसिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। दूध, तेल या अलग अलग क्वाथ, काढ़े, इनका प्रयोग हम गुदमार्ग से करते हैं और इससे काफी अच्छा बालों की समस्याओं से लेकर, आंखों की समस्याओं से लेकर, न्यूरोलॉजिकल अलग अलग समस्याओं से लेकर, अलग अलग अस्थि संधि मर्मगत व्याधियों में बस्ती का प्रयोग ये काफी सराहनीय है, काफी प्रशंसनीय है। सिर्फ आप कौन सी बस्ती कब लेनी चाहिए, मेरे प्रकृति के लिए क्या हितकर है, ये सब आप आपके उसके लिए नजदीकी वैद्य से जान लीजिए। बस्ती का सबसे अच्छा काल स्वस्थ आदमी के लिए वो है वर्षा ऋतु, मतलब अभी आने वाला जो ऋतु है वो। अभी से आप याद रखें, योग बस्ती क्रम 8 दिन का योग बस्ती क्रम होता है, आप जरूर कर लो, उसका आपको काफी फायदा मिलेगा। आप कहीं भी अच्छी जगह पे जाकर कर सकते हो जहां पे सीखा हुआ 12वीं के बाद BAMS 5.5 साल का कोर्स है, 3 साल का MD का कोर्स है, ये किया हुआ जो भी वैद्य है उससे सीखे। क्योंकि आयुर्वेद का नाम खराब होने के बहुत कारण है। अलग अलग लोग, ना सीखे हुए बहुत सारे लोग स्टीरॉयड देके भी अलग अलग चीजें करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये नाम खराब होता है। तो आप किसी भी सीखे हुए आदमी से ये सलाह जरूर लीजिए और आपके पूरे घर में आयुर्वेद के अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करें। सबसे अच्छा मेरे घुटनों के लिए क्या हितकर होगा, तिल का लड्डू होगा। मैं सिर्फ संक्रांत है तो ही तिल के लड्डू बनाती हूँ, नहीं, आप तिल के लड्डू बना के रखो, रोज सुबह शाम एक एक दो दो लड्डू खाना चालू करो, आपके घुटने सक्षम हो जाते हैं। आपकी शरीर का जो अस्थि धातु है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है।
तिल उष्ण होता है, गुड़ ये भी उष्ण होता है और स्निग्ध होता है। उष्ण और स्निग्ध ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा हितकर है शरीरस्थ अलग अलग बोन्स के लिए। तो तिल के लड्डू खाना आज से ही चालू करें। चीज आप बना सकते हो, जो बच्चों को पसंद है वो बना दीजिए, जो आपको पसंद है वो रखिए, पर रागी आपके खाने में आए तो वो भी अत्यंत ज्यादा अस्थि पोषक है। घुटनों का दर्द हमेशा वो कम करेगी ही। साइनोवियल फ्लूइड बनाने के लिए मतलब उसका वर्धन करने के लिए भी इन सभी चीजों का फायदा होता है। सिर्फ भिंडी आप ले सकते हो, भिंडी आपको मालूम है भिंडी, वो 2 या 3 भिंडी लेना, वो उसे कट करना, उसमें 2 या 3 कप पानी डालिए, उबालकर आधा कीजिए और घी और जीरा इसका तड़का लगाकर आप वो पिया कीजिए। भिंडी का सूप ये भी घुटनों का दर्द कम करेगा। इससे आपके साइनोवियल फ्लूइड जो होगा, वंगण जो होगा, लुब्रिकेशन जो होगा, वो वो बढ़ने लगता है। उससे शुगर की मात्रा कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि एंटी डायबिटिक मेडिसिन खा लिया तो और जरूरत नहीं है तो वो शुगर ज्यादा कम कर सकता है, पर भिंडी से ऐसा नहीं होता। अगर आपकी शुगर नॉर्मल है वो नॉर्मल ही रहेगी, वो और कम नहीं हो जाएगी। पर अगर बढ़ी हुई है तो वो हमेशा नॉर्मलाइज होने को प्रयत्न करती है। इसीलिए भिंडी का सूप भी आप हफ्ते में 2 बार 3 बार ले सकते हो। इतना बुरा नहीं लगता है, वो मस्त लगता है। आप पी के तो देखिए। और आपके यहाँ पे बहुत अलग अलग मतलब किचन रेसिपीज बनाने वाले बहुत मस्त लोग हैं। आप सभी लोग टेस्टी अलग अलग रेसिपीज बना सकते हो। भिंडी का ग्लैमरस टेस्टी सूप आप आज से बनाना चालू करो। देखिए आपके शास्त्र में कितनी सिंपल और सीधी बातें लिखी है। तूप और जीरा ही क्यों, तेल और राई ही क्यों, ये आप क्वेश्चंस आपको खुद को आपको आने चाहिए। ये सिर्फ भारतीय परिपूर्ण आहार शास्त्र है जिसमें ही ये सब चीजें आती है। तूप और राई कभी नहीं एक होता, तेल और जीरा एक नहीं करते, तूप और जीरा ही एक करते, घी और जीरा ही एक साथ करते। ये बहुत समझने वाली चीजें हैं। अभी नाम नहीं लेना चाहता था पर नाम लिए बिना होगा नहीं। संजीव कपूर इसको ये नहीं समझेगा जो मेरी माँ को समझ सकता है। वो 2 चीजें 3 चीजें जो भी मिलती है वो चीजें मिक्स करके वो कहता है कि देखो अभी कितना ग्रीन कलर मस्त आने लगा है। दैट इज विरुद्धान। उसको पका रहे हो या अलग अलग फ्रूट्स और अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स एक साथ बना रहे हो तो वो कितना भी मीठा लगे, बच्चे कितना भी खाए, दैट इज इनकॉम्पेटिबल डाइट। नमक और दूध एक साथ करना, ये आपको आगे जाके स्किन डिसीज आपके साथ होने ही वाला है। तो ये सब चीजें अवॉइड करनी है। आप हमेशा याद रखें, कितना भी ग्लैमरस लगे आपको टीवी शो जिसमें संजीव कपूर जैसे लोग अच्छे अच्छे शेफ आपको कहे कि ये चीज खानी चाहिए वो चीज खानी चाहिए, आप वो देखिए जरूर। पर घर में आने के बाद आपकी माँ ने बनाया हुआ दाल चावल ही खाइए, वही आपके लिए आरोग्यदायी है। और इसका विश्वास रखें। डिंकाचे लाडू आप सभी को मालूम है, ठंडी है अभी, बहुत ही गर्मी है इसीलिए अभी ये नहीं खाना। पर डिंक जो होता है, गोंद जो होता है, एडिबल गम कहते हैं उसे, वो पहले घी में उसे भूनना अच्छी तरह से। वो भूनने के बाद आप उसका चूर्ण करें, उसमें अलग अलग ड्राई फ्रूट्स डालें और इसके लड्डू बनाइए। ये जो डिंक के लड्डू है वो अत्यंत उत्तम अस्थि पोषक है। ये बहुत ही अच्छे आपकी कमर, घुटने इसको ठीक करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसको हेल्दी करने के लिए डिंक के लड्डू बहुत ही फायदेमंद होंगे। आज से तैयार करना चालू करें। आप बाहर की जो पैकेट फूड होते हैं वो सभी बंद करें और ये लेना चालू करें, आपको फायदा होगा उसका। कोकोनट, डॉक्टर मुझे कोलेस्ट्रॉल है, प्लीज मुझे तिकडून बंद कर, प्लीज मुझे कोकोनट ना बोले, बिनधास्त आप तिकडून बंद कर।
तिकडून बंद. सॉरी. कोकोनट सबसे ज्यादा अस्थि और मज्जावर्धक, अस्थि के आगे का जो धातु है वो है मज्जा. मुझे आप हर घर में बच्चे होते हैं, उन घरों में ये होता है अभी भी, पर हर घर में को ये नारियल की वड़ी जो होती है, नारळाची वड़ी, खोबऱ्याची वड़ी, ये रखना चालू करें. बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको अगर आपका स्टैमिना बढ़ाना है, डॉक्टर मैं 20 मिनट सिर्फ चलती हूँ तो मैं हांफने लगती हूँ, या मुझे दम लगता है, या मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ. मैंने जिंदगी में कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया. अभी मैंने मैडम के यहाँ क्लास लगाया है, पर 10-15 मिनट के बाद ही मेरी हवा गुल हो जाती है. आप कोकोनट ये वड़ी, 2 वड़ी रोज सुबह खाना चालू करें. मुझे एसिडिटी है डॉक्टर, वेरी गुड. अगर आपको अम्ल पित्त की तकलीफ है तो आप सुबह खाली पेट ब्रश करने के तुरंत बाद 1 या 2 नारळाच्या वड्या ये खाना चालू करें, और उसके ऊपर पानी भी नहीं पीना, दूध तो पीना ही नहीं है. ये करना चालू कीजिए. 21 दिन के बाद आपको अम्ल पित्त में काफी राहत मिलेगी. इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो पेंटाप्रोसोल ले लेता हूं और मुझे ठीक होने लगता है. पेंटाप्रोसोल लेना ये अलग बात, और नारळाची वड़ी लेना अलग बात है. आहारीय द्रव्यों से अगर आप ठीक होते हो तो आप ठीक हो रहे हो. पेंटाप्रोसोल से सिर्फ आप उसका दमन कर रहे हो. ये बात आपको जान लेनी चाहिए. एसिडिटी के भी बहुत अलग अलग प्रकार है, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया है. अगर मुझे खाने के तुरंत बाद जलन चालू होती है, मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरी स्मरण शक्ति कमजोर है, तो नारळाचा रस ऐसा किया जाता है, आपको सभी को मालूम होगा. उसे कई लोग नारळाचं दूध भी कहते हैं, मिल्क ऑफ कोकोनट. ये कोकोनट मिल्क ये थोड़ा सा गलत शब्द है, पर फिर भी अभी समझाने के लिए मैं कहता हूं. नहीं तो नारळाचा रसच असतो, नारळाचं दूध नसतं. हरकत नहीं. तो ये जो नारळाचा रस ये होता है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के वो पीना चालू करें. उत्तम स्मरण शक्ति वर्धक. उससे निराशा कम होती है. याद रहे ये, मुझे थोड़ा सा डिप्रेसिव नर्वसनेस लग रहा है, मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरी मेमोरी अभी मुझे थोड़े से तुरंत याद नहीं आता कि ये कौन है, इसका नाम क्या है, रात को मैंने सब्जी क्या खाई थी. चालू करें ये तुरंत. बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता मित्रों, बिंदास चालू करो, उसका काफी फायदा आपको मिलेगा. नारियल के 1000 गुण हैं. आपको सिर्फ नारियल के ऊपर भी आप खुद भी एक लेक्चर ले सकते हो. आप उसके बारे में पढ़ना चालू करें. हमारे देश में, आपके आजू बाजू में जो भी चीजें उगती है वो हमारे लिए हितकर होती है. दूसरे देशों से आए हुए कुछ चीजें हैं जो उन्हें बेचनी होती है, जिसके लिए वो कुछ भी कहते हैं. इसके लिए ही कहा गया कि नहीं नहीं, नारियल से ना वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. ऐसा कुछ नहीं होता. आप बिंदास नारियल खाना चालू करो. फिर भी आपको लगे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आप नजदीकी वैद्य से सलाह लो कि क्यों बढ़ रहा है. खसखस, ये भी पंच खाद्य आप लिख ही लो. 5 ख, खारीक, खसखस, खड़ी साखर, खोबरं आणि किसमिस. किसमिस में काळा मनुका. ये 5 चीजों का मिश्रण आप अस्थि पोषणार्थ यूज कर सकते हो. खड़ी शक्कर निकाल दो, बाकी चीजें खा लो तो वजन भी नहीं बढ़ता, और इससे काफी अच्छा फायदा आपको मिलने लगेगा. स्टैमिना आपका बढ़ेगा. आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपको समझेगा. खारीक, खारकेची खीर गुडघेदुखीसाठी चांगली. खारकेची खीर वजन वाढायला चांगली. खारकेची खीर ये क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग आप एक्सरसाइज कर रहे हो और मसल वेस्टिंग है आपको, मतलब वो मसल थोड़े से पतले, मसल्स पतले है पर मेरा वजन ज्यादा है, मेरा फैट बहुत है शरीर में पर मसल मास कम है. खारीक यूज करो. खारीक अगर आप यूज करोगे तो मसल मास बढ़ने लगता है. ये बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है. शिंगाड़ा, शिंगाड़ाचं पीठ मिळतं. सिंघोड़ा आपको मालूम होगा. ये सिंघोड़ा जो है उसका हमारे घर में घावन बनाया जाता है, मतलब डोसा जैसा बनाया जाता है जो नॉन फर्मेंटेड होता है. क्या समृद्ध आहार शास्त्र है भारतीय.
इस सिर्फ सिंघोड़ा के कम से कम 10 रेसिपीज आप सभी के घर में बनती होंगी, नहीं बनती है तो आप गूगल करो और बनाना चालू कर दो। सिंघोड़ा का डोसा हो या उसकी खीर बनती है, उसके लड्डू बनते हैं, ये सभी चीजें ये मेनली वर्टिब्रल कॉलम के लिए बहुत फायदेशीर है, बहुत ही लाभदायक है। तो ये खाना आप चालू करें। अंजीर, अंजीर ये उत्तम मज्जावर्धक है। एसिडिटी प्लस बोन जॉइंट स्पाइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स प्लस कॉन्स्टिपेशन, ये कॉम्बिनेशन रहा तो अंजीर खाना चालू करें। ये जो सूखा अंजीर है वो रात को पानी में या दूध में भिगो कर रखे। कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं मुझे दूध की एलर्जी है या मुझे दूध से तकलीफ होती है, गैस होता है, कुछ भी कहते हैं, ऐसे वक्त वो पानी में भिगो के रखे, नहीं तो ऐसे ही खाए। 3 से 5 अंजीर कम से कम सुबह चबाकर खाना चालू करें। एसिडिटी गायब। एसिडिटी ये जो शब्द है वो तांत्रिक दृष्टिया बराबर नहीं है, हाँ? मतलब ये साइंटिफिक वर्ड नहीं है, दो इट इज नॉट साइंटिफिक। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वर्ड यूज कर रहा हूं, दैट्स इट। फूड्स टू अवॉइड, ये मैंने पिछली बार भी कहा था। ये सब जो चीजें हैं, स्प्राउट्स वोट्स खाना, ये सब गलत बातें हैं। और स्प्राउट खाने के बाद संधिवात होगा ही, ये ध्यान में ही रखो। ये जो स्प्राउट्स है, आपको किसी ने भी बोला ये आइस के लिए अच्छा है, या इसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप ये खाना बंद करो। इससे शरीर में रुक्षता बढ़ती है, अलग अलग वातव्याधि होते हैं। जितने स्प्राउट्स आप ज्यादा खाओगे, मेरी मानो उतना पैसा आपको डॉक्टर को आगे देना पड़ेगा। इसीलिए स्प्राउट्स ज्यादा मत खाओ। जिनके घर में लोगों को खाना पकाना नहीं आता, मतलब अमेरिकन लोगों को, उन सभी लोगों को स्प्राउट्स खाने की आदत होती है, सलाद खाने की आदत होती है। हमारे घरों में, हमारे मतलब हमारे सभी, हाँ, मैं आपको भी मेरे घर का ही एक सदस्य मानता हूं, हम सभी के घरों में कचुम्बर या कोशिम्बीर बनती है। इसमें आप वैरायटीज देखिए, इसमें आप अलग अलग उसमें जो बनाए हुए संस्कार देखिए। मैंने पहले ही कहा, वैसे दही डाला जाता है, हर कचुम्बर में दही नहीं डाला जाता। ये क्यों नहीं डाला जाता, तो उसके पीछे शास्त्रीय कारण है। कुछ ही फलों को, कुछ ही सब्जियों को दही चलता है, सभी सब्जियों को नहीं चलता। तो ये सब हमारी संस्कृति में जो आए हुए चीजें हैं वो 100% हेल्दी है। तो आप ये खाना चालू करें। इसके बारे में तो मैं क्या कहूं। सिर्फ डोंबिवली में 3 जगहों पर ये जो पिज्जा सेंटर है वो मतलब डोमिनोज पिज्जा, ये डोंबिवली में सिर्फ 3, एक छोटी सी सिटी में 3 जगहों पे है। इसे बिल्कुल डेवलपमेंट या विकास नहीं कहते। ये सब चीजें हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इल हेल्थ ही देगी, और इसमें कोई भी दूसरा शक नहीं। मैदा, वनस्पति तुप, शक्कर और नमक, ये चीजें ज्यादा हो, ऐसी सभी चीजें फास्ट फूड में ही होती है। ये सब चीजें बंद करो, उसका फायदा होगा। आपका फ्रिज ऐसा है, इफ इट इज सो, तो आप आपके नजदीकी डॉक्टर के पास तुरंत, आप डॉक्टर्स क्लब ही ज्वाइन करो, योगा क्लब नहीं। क्योंकि ये जो शीत पेय सिर्फ इसकी एडवर्टाइजमेंट करता है, पर इनमें से कोई भी एयरेटेड ड्रिंक्स नहीं पीते। ये बोन्स के लिए अहितकर है। वाह डॉक्टर, आप सब कुछ बंद कर देते हो। मैंने कुछ अच्छी चीजें भी बताई ना, पर शिंगाड़्याची खीर वगैरह, ये भी आप खाकर देखो, बहुत ही टेस्टी लगती है। आइसक्रीम खाना है, आंसर इज नो। ठंडी सभी चीजों से आपके जॉइंट्स को प्रॉब्लम होगा। बेकरी प्रोडक्ट्स, हाँ, होगा प्रॉब्लम। विरुद्धान्न, जैसे कि मैंने कहा, दूध और फल एक साथ नहीं। नमक वाली चीजें या खट्टी चीजें दूध के साथ नहीं। मैंने पोहा खा लिया, ऊपर दूध पी लिया, नहीं, गलत है ये। और नॉन वेजिटेरियन फूड अलोंग विथ दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, आंसर इज नो। अलग अलग व्यसन ये करना अहितकर है। मैं ये इसलिए दिखाता हूं, हम लोग पुलिस ट्रेनिंग भी लेते हैं, पर उसमें मैं जरूर बताना चाहता हूँ, दिन भर काम करने के बाद वो लोग बहुत थक जाते हैं, जिसका ये उपयोग नहीं, जिससे
ये उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इससे शरीर में तकलीफ ही बढ़ती है। विटामिन डी हो, कैल्शियम हो, आप सिर्फ मैंने जो पहले भी कहा था, सूती का अवस्था में मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी जो चीजें हमें खानी चाहिए ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, वो सभी चीजें कैल्शियम रिच है, वो सभी चीजें वातनाशक है। डिंक, अड़िव, मेथी, तील, ये सभी चीजें उत्तम कैल्शियम बढ़ाती है, उत्तम शरीर पुष्टिकर है। शरीर पुष्टिकर है फिर भी वो वजन नहीं बढ़ता उससे, ये भी हमेशा ध्यान रखें। गोंद के लड्डू आपने खा लिए तो आपका वजन नहीं बहुत बढ़ेगा, खसखस जिसमें ज्यादा है, खसखस और खारी, इससे वजन नहीं बढ़ेगा, पर अस्थि पुष्टिकर है, उससे आपके शरीर मजबूत होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मांस धातु और मेद धातु ये दो अलग चीजें हैं। मांस धातु इससे सक्षम होगा, अस्थि मज्जा सक्षम होगा, मेद धातु नहीं बढ़ेगा। तो बिंदास्त खा लो, कुछ कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया और मुझे आप सभी लोगों के पेशेंस की तो कमाल लगती है। मैं आप सभी को उसके लिए धन्यवाद देता हूं। आप 1.25 घंटे से ये बात सुन रहे हो, मैं तो 45 मिनट्स के ऊपर मैंने किसी का सुना नहीं। और मैं अभी मैं बोल रहा हूं तो मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे लग रहा है कि बहुत ही देर में ये सब बोल रहा हूं, पर फिर भी आप सभी लोगों ने ये सुना, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कामत मैडम का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने के लिए कहा। और इस चीज के बारे में, ये तो मेरा थीसिस का सब्जेक्ट था, नी जॉइंट, तो फिर भी मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके कहने की कोशिश की, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, ऐसा हो सकता है। देयर आर सम टेक्निकल पॉइंट्स, टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े हमें, हम रोज नहीं सुनते इसलिए हमें नहीं समझते, पर ऐसा कुछ हुआ हो तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हो। मैं अभी ये प्रेजेंटेशन बंद करता हूं, तो हम बात कर सकते हैं कि जो हमारी ये होती है, प्रोसेस होती है, वो एनहांस होने लगती है और हमें जरूर फायदा होता है। और हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहां ये सब बहुत ही फ्री और अच्छी दवाई हमें मिलती है, और वो है सनलाइट। जरूर आप इसका सेवन करें, ये एक पॉइंट कहना मैं बिल्कुल ही भूल गया था। थैंक यू वेरी मच। नी गैप के लिए क्या सॉल्यूशन है? एक्सरसाइज, वजन कम करना, रोज तेल लगाना, रात का खाना एकदम आधा करना। और वॉकिंग कितना करना चाहिए? वही मैंने पहले कहा कि जो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है वो आप कम करें, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज बंद करें। और मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस है, नी गैप का मैं सिंप्लीफाई करके बोलता हूं, ये ऑस्टियो आर्थराइटिस है। अगर ये ऑस्टियो आर्थराइटिस है तो आप जान लो इसमें सबसे अच्छा कार्य करेगा वो है योग। आप योग करना चालू करें, वो तो आप क्लास में कर ही रहे हो, तो आपको बहुत ही फायदा होगा ही। थैंक यू। डॉक्टर, एक सवाल, एक क्वेश्चन है कि घुटने में से आवाज आ रही है, तो उसके लिए क्या किया जाए? हाँ, अगर घुटने में से आवाज आ रही है और समझ लीजिए आपका एज से बिलो 40 है, तो आप घुटना स्ट्रेट करो। स्ट्रेट करने के बाद वो जो पटेला है उसके नीचे पकड़ो और थोड़ा सा ऊपर की तरफ उसको स्लाइड करो। ये ऊपर की तरफ जाते वक्त अगर इस तरह से आवाज आता है तो इसे कहते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया। मतलब क्या है, जो पटेला है उसकी जो नीचे की साइड है जो घुटने में एम्बेड हुई है, वहां पे थोड़ा सा न्यूट्रिशन कम हो जाता है, वहां का पोषण कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये होता है। उसके लिए वहां का अगर रक्त संवहन हम थोड़ा बढ़ाए, थोड़े अलग अलग एक्सरसाइज करके और अच्छा पोषण युक्त आहार ले, फॉर एग्जाम्पल डिंक के लड्डू वगैरह, और तो हमें काफी अच्छा फायदा मिल सकता है। अगर ये आगे जाके मतलब अबाउट 60 एज में अगर आपके घुटने से आवाज आ रही है, अगर आप उठक बैठक करते हो और वो टक टक करके आवाज अगर आ रहा है, तो हाँ, तो वो कोई बड़ी विकृति नहीं है, ये ध्यान रखे। क्योंकि हमें बहुत हमेशा लोग कहते हैं कि अरे बापरे डॉक्टर, माझ्या मी खाली बसल्यावर माझ्या गुडघ्यातून कडा 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 आवाज येतो। बिल्कुल मत डरो,
वो कड़ा कड़ा आवाज कुछ बोन्स का वगैरह नहीं होता, क्योंकि फ्रैक्चर होने के बाद जब क्रेपिटस आते हैं वो अलग है। ये जो कटकट आवाज आता है वो थोड़ा सा टेंडन स्लिप हो जाता है वो वहां से, जिसकी वजह से टक करके आवाज आता है। रेगुलर तेल लगाना चालू करें आप, कोई भी तिल ऑयल हो, कुछ भी ऑयल आपके घर में हो वो लगाना चालू करें। मैंने जैसे कहा वैसे बहुत ही लाड़ प्यार से रखना है हमारे नी जॉइंट को हमें अभी आगे से, तो उस तरह से आप करो, काफी फायदा होगा। हेलो डॉक्टर, मैं डॉक्टर हाँ। और एक स्टूडेंट है जो बहुत साल से मतलब 2-3 साल हो गए उसको घुटने का दर्द है, और उन्होंने काफी चेकअप किया और होम्योपैथी भी चल रहा है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स उन्होंने किए, तेल भी लगा रही है। उनको पता चला कि वात दोष के वजह से उनको घुटने में दर्द हो रहा है, और थोड़ा देर ज्यादा वो किचन में खड़ी रहती है तो उनको घुटने में दर्द होता है। तो क्या किया जाए अभी उसके लिए? शी इज रेगुलरली, वो मसाज तो कर रही है, रेगुलरली एक्सरसाइज कर रही है, फिर भी, और उनका एज अराउंड 71। शायद मुझे लगता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होगा। पर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने तेल लगाया और तेल लगाने के बाद उस वक्त ठीक लगा, पर 2 घंटे के बाद अगर घुटना दुखता है या दुखना बढ़ता है तो सबसे पहले तेल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ये याद रखो। ऐसी पेशेंट्स में तेल लगाने के बाद तुरंत ठीक लगे और 2-3 घंटे बाद वापस वो पेन बढ़ने लगे तो पहले तेल बंद करें और सिर्फ हॉट वाटर फर्मेंटेशन चालू करें। दूसरी बात, अजवाइन जो होता है वो उसे गर्म करके उसको उससे सेक करना भी हितकर है। वापस मैं कहना चाहूंगा, अगर ऐसे घुटने दुखते हैं तो पोषण मूल्य वाला आहार जिससे वजन नहीं बढ़ता, ऐसे खारीक हो, खसखस हो, शिंगाड़ा हो, ऐसी चीजों का सेवन ज्यादा करें। रात को खाना जल्दी से जल्दी खाए जिससे वजन बढ़े, वो सभी चीजें वर्ज्य करें और नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करना चालू करें। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, शायद इनका अगर वजन बढ़ा हुआ हो या वजन प्रॉपर हो फिर भी एज 71 है, तो आप बिल्कुल अपमान न समझते हुए स्टिक यूज करना चालू करें। मैं आपको इसकी विनंती करता हूं, स्टिक इसलिए यूज करनी है कि समझ लीजिए आपका वजन 80 है तो 40-40 दोनों घुटनों पे वो पड़ता है। अगर आप स्टिक लेते हो तो 10 केजी ये वहां पे जाता है, वो ट्रांसफर होता है। 10 केजी अगर ट्रांसफर होता है तो हर घुटनों में 5-5 किलो कम होना। आप एक काम करके देखिए, एक प्रयोग करके देखिए कि एक आपने 50 किलो की शुगर की गोनी ले ली और अपने कंधे पर रखकर आप 5 मिनट खड़े हो, आपको कैसे लगेगा? वैसे ही आपके दोनों घुटनों को रोज लगता है कि मैं 80 किलो के आदमी को लेके खड़ा हूं। तो ऐसे करते वक्त हमेशा उसको थोड़ा तो उसके प्रति दया भाव रखे और उसका स्टिक अगर लिया आपने तो वो थोड़ा सा ट्रांसफर होगा, वेट ट्रांसफर होगा तो आपको काफी फायदा होगा, आप गिरोगे नहीं। और कोई सामने आ गया तो आप आपका संरक्षण भी कर सकते हो स्टिक से, वो अलग बात है। पर फिर भी अगर स्टिक ले तो फायदा होगा। ये जो एक्स्ट्रा एड्स होते हैं जो वो यूज करने में बिल्कुल ना शर्माए। बहुत ही मेरी तो एक पेशेंट है जिसके पास मैचिंग 7-7 स्टिक्स है, वो अलग अलग ड्रेस के साथ अलग अलग स्टिक्स यूज करती है। कितना अच्छा लगता है, देखिए आप भी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप आपके डॉक्टर से जान लीजिए। मैंने एक पॉइंट मिस किया और वो था अलग अलग ब्रेसेस, अलग अलग पट्टे या बेल्ट्स, नी कैप्स, वो अलग अलग होते हैं। वो क्यों, किस तरह से यूज कर, ओपन पटेला क्यों, वो विथ हिंजेस क्यों, विदाउट हिंजेस क्यों, सिंपल नी कैप कब, ये सब मैं बताना पर मैं भूल गया, नेक्स्ट टाइम मैं कभी तो बता दूंगा। पर ये आप नी कैप्स भी यूज कीजिए। नी कैप यूज करते वक्त एक याद रखें कि आपने नी कैप चालू की यूज करने तो सिर्फ आधा घंटा यूज करें, वापस निकाल दे, वापस आधा घंटा लगाए। ऐसे दिन में 4 बार कर सकते हो आप, मतलब दिन में सिर्फ 2 घंटा आपको यूज करना है नी कैप। नी कैप यूज करते वक्त आप खड़े हो तो
या चल रहे हो तभी उसका प्रयोग करें, बैठे हो तब या सोए हो तब उसका प्रयोग बिल्कुल ना करें, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, पर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको एट द एज ऑफ 71 शायद घुटने के दर्द के साथ जीना है, तो जीना है तो हम वेल इक्विप्ड जी सकते हैं, विथ ब्रेस, विथ स्टिक और अच्छा पोषण मूल्य होने वाला खाना और वजन कम करना। इन चीजों से ये हो सकता है। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ मैम, हाँ मैम, मैं नैना पुजारी। मुझे ये पूछना था, तो गोंद अभी गिले गोंद मिलते हैं अचार डालने के लिए, वो चल जाएगा? नहीं नहीं, ये ड्राई फ्रूट्स की दुकान में हाँ गोंद जो मिलता है, जो स्पेसिफिक लड्डू बनाने के लिए बनता है, हाँ हाँ वो चलेगा। डिंक। वो लेके आए डिंक, हाँ वो हाँ घी में लाके वो घी में भूनिए उसको, डिंकाची हाँ लाही बनते, और फिर हाँ। उसके लड्डू बना दीजिए। ओके ओके, थैंक यू। डॉक्टर, आपने जो भेंडी का जो सूप बताया था लास्ट टाइम भी आपने बताया था, उसका कुछ टाइमिंग है पीने का? हाँ, अगर आप खाने के साथ वो पिए तो ज्यादा बेहतर, पर खाने के साथ किसी को अच्छा नहीं लगता तो सुबह आप ब्रेकफास्ट करते हो तो उसी वक्त चाय के बजाय आप भिंडी का सूप पीजिए। ठीक है। और किसी को कुछ क्वेश्चंस है? नारियल का दूध कब पीना चाहिए? नारियल का रस। अलग अलग रेसिपीज के साथ आप नारियल के जो रस है उसका प्रयोग कर सकते हो। अगर आपके घर में डोसा बनता है तो डोसे के साथ भी आप नारियल का रस थोड़ा सा गुड़ डालकर पी सकते हो। आमच्या घरात शेवयांबरोबर सुद्धा नारळाचा रस घेतात, बहुत ही बढ़िया लगता है, आप करके देखो। अब अलग अलग देयर आर सो मेनी रेसिपीज। अगर आप साउथ इंडियन या साउथ भारत में जब जाते हो तो नारियल का रस यूज करने की बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज है। आहारीय द्रव्य है तो आहार के साथ ही यूज करें, उसे सिर्फ सुबह पी के छोड़ देना है ऐसे नहीं। अगर आपको एसिडिटी है ज्यादा कि तो फिर आप सुबह ब्रश करके तुरंत वो पी सकते हो, पर अलग अलग रेसिपियों के साथ उसका प्रयोग करके देखिए। सर एक क्वेश्चन और है, काफी बार बोला जाता है कि क्रॉस लेग मत बैठिए, तो समझ में नहीं आता है कि ये सच्ची सलाह है कि नहीं। ऑफ कोर्स, क्रॉस लेग करके या इसके बारे में ना मेरा एक वीडियो है, मैं वो भेजूंगा, वो आप शेयर कीजिएगा। 3-4 ऐसी गलत बैठने की ये है प्रकार है। इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता, पर गलत पोजीशंस आपकी अगर होती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ता जरूर है, लिगामेंट की इंस्टेबिलिटी बढ़ती जरूर है, होती नहीं है, बढ़ती है। तो इसीलिए ये मतलब क्रॉस लेग करके या एक पैर पे खड़ा होना, डेढ़ पैर पे हम बोलते हैं वैसा, ये सभी गलत पोजीशंस है जिससे से घुटनों में प्रेशर आता है, अलग अलग घुटने के स्ट्रक्चर्स में बिगाड़ होने लगता है और उसकी तकलीफ होती है। मेनली जब हमारी उम्र बढ़ती है तो शरीर में एक ऑक्सीडेशन जैसा एक प्रोसेस होता है कि जिसमें फ्री रेडिकल शरीर में खून में होते हैं, ऐसे वो वहां पे जमा होते हैं स्टैटिक जॉइंट में। इसीलिए समझो आप क्रॉस लेग करके बैठे और वहां पे फ्री रेडिकल्स ज्यादा जमा हुए तो वो उसका संघर्ष चालू होता है वहां पे और वो घुटना घिसने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। इसीलिए गलत अलग अलग पोस्चर्स है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट पोस्चर्स जो गलत है, वो आप अवॉइड करें तो अच्छा। अच्छी बात है या जमीन पे बैठ के खाना खाना चाहिए? एकदम एक्सेलेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप घुटना 90 डिग्री से ज्यादा बढ़ाते हो तो इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। अगर इंट्रा आर्टिकुलर मतलब वो जो संधि है, वो जो जॉइंट है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। वो प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ता है। इसीलिए अगर आपको घुटने की बीमारी है, घुटने की तकलीफ है, तो कमोड यूज करें, डाइनिंग टेबल जरूर यूज करें।
पेन है उस वक्त आप जिद पे ना अड़े रहे कि मुझे नीचे ही बैठना है। ये एक्सेलेंट क्वेश्चन था। दूसरी बात, हमें लगता है कि नहीं नहीं नीचे बैठना ही चाहिए, ऑफ कोर्स बैठना ही चाहिए, जिसकी वजह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कायम रहे। पर ये सलाह सिर्फ और सिर्फ हेल्दी पर्सन के लिए है। जिसके घुटने दुख रहे हैं उसने और उसे नहीं घिसाना चाहिए, जिसके लिए वो 90 डिग्री से ज्यादा फ्लेक्स ना करे। डाइनिंग टेबल का प्रयोग करे, अलग अलग स्टिक्स या ब्रेसेस का प्रयोग भी जरूर करे। उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, पर वो प्रिवेंटिव मेजर्स है, जरूर है। हेलो सर। हेलो हेलो सर। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। मैडम, जी बोलिए बोलिए। मुझे ये वज्रासन में पूछना था। वज्रासन में बैठना कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होता? वज्रासन में बैठो तो उससे पैर दुखने लगते हैं थोड़ी देर। वो आप मैडम से पूछिए। ओके थैंक हेलो, मैडम अच्छी तरह अभी से जो बता डॉक्टर देंगे। ने बताया तो वो हिसाब से घुटने में अगर दर्द है तो वज्रासन में नहीं बैठना है, और ये हम योगा करते समय भी बताते हैं। जिनको घुटने में दर्द है वज्रासन में, पद्मासन में नहीं बैठना है। ओके। डॉक्टर, मुझे एक पूछना था कि एक एज के बाद बहुत मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये घुटने की तकलीफ है, और स्पेसिफिकली मैंने इसीलिए ये आज का लेक्चर रखा। अभी मदर्स डे भी आ रहा है तो सारी माताओं के लिए। तो मुझे एक क्वेश्चन था, आपने जो भी अभी लाइफस्टाइल बताई, जैसे कि डिंका से लड्डू है या रागी है, ये सारी चीजें बहुत बार हमारे घर में ये बनती भी रहती है। ओके, वी आर यूज्ड टू दिस लाइफस्टाइल। और उसके साथ साथ तेल लगाना, ये सारी चीजें करने के बाद भी घुटने का दर्द कम नहीं हो रहा है। तो इन लोगों को जो 70 क्रॉस जिन्होंने किया है, उनको ये समझ लेना चाहिए कि मेरा घुटने का दर्द अभी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा कि उसमें से मैं बाहर आ सकती हूँ। उसमें स्टेजेस होते हैं अलग अलग। फर्स्ट डिग्री ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेकंड डिग्री ऑस्टियोआर्थराइटिस, ट्राई कंपार्टमेंट लॉस ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो हम एक्सरे की साथ देख सकते हैं। एक्सरे से हमें वो समझ में आ सकता है। अगर ये सभी करने के बाद भी आपको तकलीफ है तो आप नजदीकी डॉक्टर से जरूर मिले। आपका जो निदान होगा वो समझ लीजिए क्या है। वो निदान समझने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो जो मेडिकेशन दे वो जरूर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन और उसका ड्यूरेशन जरूर देख लीजिए। पर हमेशा याद रखे ये लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीज है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है कि 5-10 दिन की मेडिसिन ले ली और गायब हो गया। ये लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीज है, तो दैट कैन बी कंट्रोल्ड कंप्लीटली, दैट कैन नॉट बी क्योर्ड कंप्लीटली। अगर आपकी एज 75 है तो आपके घुटने की भी एज 75 है, ये याद रखें। आप अगर चश्मा लगा सकते हो तो आप घुटने के लिए नी जॉइंट की ब्रेसेस भी लगा सकते हो। पर ज्यादा से ज्यादा ये छोटी छोटी बातें अगर हम फॉलो करें तो हमें बहुत बड़े ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। पर एट दैट टाइम वी हैव टू टेक सम ट्रीटमेंट आल्सो। अश्विनी जी, आपको कुछ पूछना है? डॉक्टर, एट द एज ऑफ 83 नी रिप्लेसमेंट एडवाइजेबल आहे का? समझा नाही, मुझे वापस बताइए। माझ्या सासऱ्यांचं वय 83 वर्षाचं आहे आणि त्यांना गुडघेदुखीचा फारच त्रास आहे, तर नी रिप्लेसमेंट एडवाइजेबल आहे का? वो आपके डॉक्टर जो आपको एग्जामिन कर रहे हैं वो आपको ज्यादा अच्छी तरह से उसको अभी भी बहुत उम्मीद है, वो चल फिर सकता है, बहुत उत्साही है। तो मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट भी किया हुआ है और वो भी काफी अच्छी तरह से चलते हैं। पर नी रिप्लेसमेंट इज नॉट माय स्पेशलिटी, तो उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा आपसे नहीं बात कर सकता। उसमें आप प्रिवेंटिव क्या कर सकते हो, तो थोड़ा सा वजन जरूर कम कर सकते हो, इस तरह से पौष्टिक खाना खा सकते हो कि जिससे नी जॉइंट बहुत मजबूत हो, और नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज की सलाह मैं जरूर दूंगा। अगर फिजियोथेरेपी और बाकी चीजों से आप वो भी कर सकते हो। कहीं ऐसे नी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं जिसमें आप कोल्ड कॉम्प्रेशन, मतलब अगर आइस पैक लगाओ तो भी काफी फायदा होता है। तो ये आप नजदीकी डॉक्टर से जानकर जरूर करें।
पर इसमें डॉक्टर से ज्यादा नर्सिंग, डॉक्टर से ज्यादा फिजियोथेरेपी, डॉक्टर से ज्यादा योग, इन सभी चीजों का बहुत फायदा होता है। मैंने बहुत पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 5-5 साल से योग कर रहे हैं अलॉन्ग विथ अदर थिंग्स, तो वो नी रिप्लेसमेंट नहीं करते, ये मैंने देखा हुआ है। थँक्यू डॉक्टर. तर एक विचारायचंय. मी प्रज्ञा. बोला बोला. गुडघ्यामध्ये असलेली गॅप भरून निघते का नक्की? गुडघ्यामध्ये गॅप म्हणजे काय ते मी आधी सांगतो. तुम्ही जो मगाशी आपने जो मेनिस्कस का चित्र देखा, जो डायग्राम देखा, वो मेनिस्कस ही खत्म हो जाना, और जिसकी वजह से दो जो हड्डियां होती है और पटेला जो होता है, इनके बीच की गैप कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है। हो. ये कम होने की वजह से ये घुटने, ये अस्थियां एक दूसरे की तरफ घिसने लगती है, एक दूसरे के तरफ आती है। इसमें एक कीन ट्रैक्शन करके आता है जो लोअर लिम्ब को लगाया जाता है, जिसकी वजह से वहां की फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कम होने लगती है। वहां घुटना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है बेंड, वो धीरे धीरे सीधा हो जाता है। उसकी ग्रेडेशंस होती है। स्किन ट्रैक्शन अगर हम करें उसमें अलोंग विथ क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, तो वो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कम हो जाती है, घुटना सीधा हो सकता है। परसेंटेज रहते हैं उसके, मतलब 100% ठीक हुआ ऐसे नहीं, पर ये 45% ठीक हो सकता है, 50% ठीक हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ओके, थैंक यू. ओके डॉक्टर, जानू बस्ती के बारे में आप क्या कहोगे? लास्ट क्वेश्चन मेरा. आयुर्वेद ये भी बहुत ही एक रोमांटिक शास्त्र है। जानू का मतलब है नी जॉइंट। जानू ये संस्कृत शब्द है नी जॉइंट के लिए। एनीवे, लेट्स गो अहेड। जानू बस्ती का मतलब है जानू स्थानी, मतलब नी जॉइंट के स्थान पर वहां पे एक ऐसा उड़द के पीठ का ये बनाया जाता है, एक ऐसा छोटा सा कुआं बनाया जाता है जिसमें तेल रखते हैं हम। 20 मिनट्स टू 45 मिनट्स ये तेल रखा जाता है, जिसकी वजह से वहां का वात कम होता है। तो इसके लिए ये जानू बस्ती दी जाती है। सिर्फ पेन रहा तो जानू बस्ती का फायदा होता है, स्टीफनेस रहा तो जानू बस्ती का फायदा होता है, परंतु स्वेलिंग रहा, अंदर से जॉइंट इन्फ्लेम्ड रहा, आपका सीआरपी ज्यादा है, तो आप जानू बस्ती नहीं दे सकते। आपको जानू बस्ती से उसके फायदे नहीं मिलेंगे, बल्कि वो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जानू बस्ती ये करने के लिए थोड़ा कठिन है, तो आपको मैं एक सिंपल बात बता दूं, यही इंडिकेशंस आप आपके घर में कर सकते हो। कैसे? मुझे बुखार आता है तो मैं यहाँ पे पट्टी रखता हूँ नमक और पानी की, बराबर। वैसे ही आप एक लेडीज रुमाल लीजिए, जो गरम तेल में डुबोकर उसको थोड़ा सा पकड़ के आप पूरे नी जॉइंट के ऊपर उसे रख दीजिए और आधे घंटे तक रखना है, और फिर वो निकाल देनी है पट्टी। जो भी तेल रहा है वो सिर्फ आप घिस के आगे अपने काम पे चले जाओ। इसे कहते हैं पीचू, जानू पीचू। तो ये हम कर सकते हैं, उसके सेम इंडिकेशंस है जो जानू बस्ती के, तो आप ये घर में भी कर सकते हो। मैडम, कैन आई हैव वन मोर क्वेश्चन? यस यस श्योर. Doctor Saab, I just wanted to know, do you recommend Indian style toilet for children onwards? And is there any incidence of knee joint pain reported more in urban population who are not used to the Indian style compared to the rural population who are using the Indian style? Excellent. और कहना भूल गया, that is use और lose. अगर आप इसे अच्छी तरह से यूज करते हो तो यू विल नॉट लूज इट। अगर आप बचपन से इंडियन टॉयलेट यूज कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आपके घुटने अच्छे हैं, और वो जितने यूज होंगे उतना ही उसका साइनोवियल फ्लूइड बनने की क्षमता ये सब बढ़ने लगती है, और हमें वो आदत हो जाती है। ज्यादा यूज किया हमने, नी जॉइंट ज्यादा यूज किया और वो ज्यादा घिस गया, ऐसे नहीं होता। वो यूज करने से नहीं घिसता, वो
गलत तरीके से अगर हमने यूज किया तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। बचपन से आपको आदत है तो ये बहुत अच्छी आदत है। दैट इज नंबर 1। कंप्लीट फ्लेक्शन अगर आप करते हो नी जॉइंट का तो उसमें काफी आपको मतलब फायदा होता है। ये हुई पहली बात रिलेटेड टू छोटे बच्चे। ये हम अप टू द एज ऑफ 50 भी ये हो सकता है। आफ्टर एज 50 अगर जेनेटिकली आपके घर में आर्थराइटिस है, जेनेटिकली आप ओबेज हो, तो धीरे 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 आपके घुटने घिसने लगते हैं और वो वेट आप बेयर नहीं कर सकते। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की आपको शुरुआत होने लगे तो नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करके आप उसमें सुधार करो। पर जब आप कंप्लीट फ्लेक्शन करके बैठते हो इंडियन टॉयलेट में तो इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से ये घुटना काफी बाद में वापस घिसने लगता है। आयुर्वेदिक वैद्य होने के बाद भी मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये इस तरह से पेशेंट देखता हूं कि जो इंडियन टॉयलेट बाद में यूज करते हैं ट्राई कंपार्टमेंट लॉस ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के बाद, तो फिर वो घुटना घिसता ही रहता है और वो